मेरा नाम मोहित है। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे घर पर मेरी जवान बहनें बिना शादी के ही बैठी थीं और उनकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ इसीलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज का इंतज़ाम नहीं था। एक दिन मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था, मगर कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी और मैं परेशान होकर एक किनारे बैठ गया था। तभी एक गाड़ी से उतरकर मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें नौकरी देने के लिए आया था, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा कि ठीक है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर भी रहा था। वो आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन वह आदमी कहने लगा, फिक्र मत करो, अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विदेश भिजवा सकता हूँ, तुम मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं विदेश जाने के बारे में सुनकर फौरन ही खड़ा हो गया और उसकी पूरी बात सुन लेता हूँ। शायद भगवान ने उसे मेरी मदद के लिए ही भेजा हो, लेकिन वो आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे पूछ ही लिया कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, फिर तुम मेरी क्यों मदद करना चाहते हो। तो वह कहने लगा, मैं ऐसे ही रोज किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे उस पर शक हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी नौकरी गंवा बैठा था। मैंने भगवान का नाम लिया और इस आदमी के साथ चला गया। वह मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया, मुझे बड़े से कमरे में बैठा कर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। पैसे देकर मुझसे कहने लगा, यह लो तुम, इससे अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों में टिकट मिल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे मेहरबान हो सकती है। मैं उसी समय पैसे लेकर वहां से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया था। पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहने लगा, कल तुम्हारी फ्लाइट है, वहां जाकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर सीधा एयरपोर्ट गया और कनाडा के लिए निकल गया और वहां पहुंचकर मैंने उसी नंबर पे कॉल किया तो किसी ने मेरा कॉल रिसीव किया और मुझे रुकने के लिए कहा। फिर मैं वहीं पे रुका रहा और एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मुझे ड्राइविंग की नौकरी पे रखा था। वो जहाँ भी जाते थे मुझे उनको लेकर जाना होता था और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने लगी थी। वो मालिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मालिक रोज उनके ऑफिस जाते थे, मैं उनके ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ले जाया करता था। इस नौकरी से मैं बहुत खुश था। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे एक रिश्तेदार औरत के घर भेज दिया। कहने लगे कि आप तुम वहीं पर काम करोगे, उनके घर पर ड्राइविंग करोगे। वो औरत भी मुझ पर मेहरबान थी। उस औरत ने मुझे रहने के लिए कमरा भी बहुत अच्छा दिया था। इस औरत की एक जवान बेटी भी थी। जब भी वे कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था। जाती तो वह गाड़ी में मेरे साथ ही थी, आगे बैठ के मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता, उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन इस औरत ने मुझे बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो लाखों रुपए चाहिए, मुझे उनके दहेज का सामान लेना है, क्योंकि मेरी दो जवान बहनें हैं और मुझे दोनों की ही शादी करनी है। और आजकल का माहौल तो आप जानती हैं, लड़कों वालों की तो डिमांड ही नहीं पूरी होती। फिर वो कहने लगी, वो जो भी तुमसे मांगेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी बहुत धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है और वह यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, बल्कि मुझे तो उनकी बेटी ठीक ही नहीं लगती थी और मैं वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक लड़की पसंद थी। जब मैंने मना किया तो वो बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया।
मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा शादी। इस औरत ने मेरे हाथ में नोटों की गड्डियाँ रख दी थी और कहने लगी, असल बात यह है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो। वह तुम्हें बहुत सारी दौलत और शोहरत देगी। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें दोगी। तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में ही गुजारने देगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते। शादी के बाद ही तुम उसका चेहरा देखोगे। यह सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं जरूर उसकी बेटी से शादी करूंगा, जिसके बदले वह मेरी ज़िंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने की कोई भी वजह नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और सारे आराम मिल रहे थे। इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या किसी अपाहिज लड़की से भी शादी करनी पड़ती तो मैं कर लेता। यह घाटे का सौदा नहीं था। मैंने उससे बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर हिंदुस्तान भेज दिए ताकि मेरी बहनों की शादी जल्द से जल्द हो सके। इस सारे केस में मुझे एक बात पर शक था। इस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी और दूसरी बात यह थी कि मुझे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहती थी, जो वे मुझसे छुपा रही थी। यही बात सोच सोचकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। एक दिन वह औरत कहने लगी कि 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है और शादी से पहले ही वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन तुम उसका चेहरा शादी के बाद ही देखोगे। इस औरत ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चली गई है। जैसे ही वे वहाँ से वापस आएगी उसी दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया था। मुझे लग रहा था कि हमारी शादी बहुत सिंपल होगी, लेकिन इस औरत ने तो इतने धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी कि मैं हैरान रह गया था। सारे फंक्शंस इतने जबरदस्त थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फंक्शन भी हो रहे थे, लेकिन इसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। अब मुझे शक हो रहा था कि शादी के दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की निकलकर अंदर घर में चली गई थी और हमेशा की तरह खुद को एक चादर में ढका रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वो इसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर रुमाल लगाया था। मैंने सोचा चलो जो भी है, शादी में कुछ ही समय तो बचा है और शादी के बाद यह भी खुल ही जाएगा। अब मुझे शादी का इंतज़ार था। मैंने अपने घर पर इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं ये शादी कितने दिन तक रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं था। तभी मेरे मालिक आए, जिन्होंने मुझे पहले नौकरी पे लगाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, तुम रिया से शादी कैसे कर सकते हो। रिया मेरी होने वाली पत्नी का नाम था। मैंने उनसे कहा क्यों, क्या हुआ है? तो वो बोले, तुमको नहीं पता है क्या कि वो एक किन्नर है? तुम अपनी ज़िंदगी कैसे एक किन्नर के साथ बिताओगे? यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मुझे सब समझ आ गया था कि तभी तो वो औरत मुझे शादी के लिए इतने सारे पैसे दे रही थी और शादी के लिए मजबूर किया था। तभी मैंने रिया को तैयार देखा तो वे कहीं से भी किन्नर नहीं लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वे लड़की किन्नर है और शादी का मंडप भी तैयार हो चुका था, मगर मैंने कभी भी उस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। उसकी सच्चाई जानने के बाद तो मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। अपनी शादी के लिए मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था। मुझे शादी करनी ना पड़े, अब ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मैडम से पैसे ले चुका था और अपने घर भी भेज चुका था और उन पैसों से मेरी बहनों की भी शादी की तैयारियां चल रही थी। अगर मैंने मैडम से पैसे नहीं लिए होता तो इसी समय मैं वहां से भाग जाता। मेरी मजबूरी और मेरे लालच ने मुझे आज कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था कि मुझे एक किन्नर से शादी करनी पड़ी थी और मैंने उससे शादी कर ली थी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब यह किन्नर मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। वो कुछ नहीं बोली और खड़ी हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वह बाहर गई उसी समय मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसका चेहरा मैं 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। सुबह हुई तो मैं बाहर निकला। मैं बहुत ही ज़्यादा उलझ कर रह गया था। मैं कमरे से बाहर निकलकर लॉन में आ गया। तभी मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से मुझसे कहने लगी,
तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैंने उनसे बहुत गुस्से में कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी से होगी, यानी कि एक लड़की से, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है और मेरी शादी किन्नर से करवा दी है। आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मेरी सास बोली, तुम्हें किसी ने गलत कहा है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है जो तुम नहीं जानते हो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कोई भी सच्चाई नहीं सुननी है, अपनी बेटी से बताओ, मेरी जान छोड़ दे। तभी रिया कमरे से निकल कर आई और बोले लगी, ठीक है, 2 महीने बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस हिंदुस्तान चले जाना, और मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं वे भी तुमसे वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन मेरी एक और शर्त है कि तुमको दूसरों के सामने मेरा पति बनकर रहना होगा। इस 2 महीने के लिए मुझे दूसरे लोगों के सामने उसका एक अच्छा पति बनने का नाटक करना होगा। यह शर्त उसने मुझे दी थी, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई थी और अब हम रोज़ दावत वगैरह पे जाना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता था और सोचता रहता था, रिश्तेदारी में भी क्यों कोई नहीं जानता है रिया की असलियत क्या है, कि वे कौन है। मैंने उस पर पूरी नज़र रखी थी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं पता चली थी। दिन के समय मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता था और वे अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। ऐसे ही करते करते 2 महीने पूरे हो गए थे। मैंने डिवोर्स के पेपर भी तैयार करवा लिए थे। मेरी सास ने कहा कि सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सच मालूम हो, जो तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई भी चारा ना बचे। अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोच लो। तुम ये बहुत गलत काम कर रहे हो और तुम हाथ मलते ही रह जाओगे, अपनी ज़िंदगी भर पछताओगे। मैं समझ गया था वह मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बेटी के साथ ही रखना चाहती थी। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला कर चुका था। मैं उसे डिवोर्स देकर वापस आ गया। अब यहाँ आकर मुझे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, इसीलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। जो मेरे दिल में सपने थे, वह 2 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद छोटा सा एक बिजनेस खड़ा किया था। मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया था। एक दिन इसी काम के सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के ऑफिस में मीटिंग करने के लिए मुझे कनाडा जाना पड़ा था। तो मैं उस कंपनी में रिया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था, और यह जानकर तो मैं दंग ही रह गया था कि वे मेरे दोस्त की पत्नी है, जिससे मैं मीटिंग करने गया था। मैंने अपने दोस्त से कहा, यह तुमने क्या किया? तुमने किससे शादी कर ली है? मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी कमरे से बाहर लेकर चला गया और मुझसे कहने लगा, क्या हुआ है? मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने किससे शादी की है? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो। मेरे दोस्त ने कहा मुझसे, मैं कोई पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरी सच्चाई जानता हूँ। रिया कोई किन्नर नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। जब वे पैदा हुई थी तो डॉक्टर को ऐसा लगा था कि वे किन्नर है, मगर 14 साल की उम्र में कुछ बीमारियों के रहते हुए उसका एक ऑपरेशन हुआ था, तब वे बिल्कुल लड़की बन गई थी। लेकिन उसके खानदान वालों ने इस बात पर यकीन नहीं किया था, और रिया की पड़ोसियों और खानदान वालों ने उसे किन्नर कहना शुरू कर दिया था कि वह एक किन्नर है। लोगों की बातों से तंग आकर रिया के माता पिता उसे कनाडा लेकर शिफ्ट हो गए थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रिया ने खुद के लिए कुछ करने का सोचा, क्योंकि उस पर सिर्फ किन्नर होने का ही इल्ज़ाम लगा था। लोगों और उसके अपने खानदान उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दिए थे। वे अब सोचने लगी थी कि जो लोग सच में मुझ जैसे हैं, यानी किन्नर हैं, तो उन लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसीलिए वह 1 साल के कुछ महीने हिंदुस्तान में रहने के लिए आती थी, और उसने एक सेंटर खोल दिया था। उसके काम की वजह से उसके रिश्तेदारों को शक जो था वो ज़्यादा बढ़ गया था कि वह सच में एक लड़की नहीं है, बल्कि एक किन्नर ही है। ऐसे ही एक दिन रिया की मुलाकात तुमसे हुई थी, तो तुम उसे बहुत अच्छे लगने लगे थे, लेकिन तुम भी और लोगों की तरह ही निकले और उसके चाचा की बातों में आकर उसे छोड़कर भाग गए। तुम्हारे जाने के बाद रिया बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। जबकि उसकी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने तुम्हें कनाडा बुलाया। तुम्हारे जाने के सारे इंतजाम भी उन्होंने ही किए थे, और किसी भी हाल में अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी।
इसीलिए तुम्हें मजबूर करके और तुम्हें पैसे का लालच देकर तुम्हारी शादी उन्होंने रिया से करवा दी थी। और वे सोच रही थी कि शादी की पहली रात सारी गलत फहमियाँ जितनी भी लोगों को हैं या तुमको होगी वो सारी दूर हो जाएंगी और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा कि रिया एक किन्नर नहीं है बल्कि एक लड़की है। लेकिन तुम तो इतने पत्थर दिल निकले, तुमने उनका बात सुनना भी गवारा नहीं समझा था और ना ही उनकी बात पर विश्वास किया था। उसे अपने कमरे से ही निकाल दिया। तुम रिया को वही समझ रहे थे जो लोगों ने तुम्हें बताया था। अगर तुम एक बार भी उसकी बात सुन लेते तो तुम्हें आज पछताना ना पड़ता। तुम्हारे जाने के बाद रिया फिर से बहुत ज़्यादा टूट सी गई थी। उस समय मैंने उसे सहारा दिया था और सच्चाई जानने के बाद मैंने उसे शादी भी कर ली थी। उसे मैंने शादी के लिए प्रपोज किया। अब हम वहाँ से हमेशा के लिए हिंदुस्तान रहने आ गए हैं। यह सब बातें सुनकर मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मेरे जिस्म से जान ही ना हो। यह मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा दोस्त सालों से विदेश में धक्के खा रहा था लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और अब रिया से शादी करने के बाद वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि किस्मत ने बार बार तुम्हारा साथ दिया मगर तुमने लोगों की बातों में आकर हर बार उसे ठुकरा दिया। तुम बहुत बदकिस्मत हो जो रिया जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बात जानने के बाद बहुत दुख के साथ मैं ऑफिस के बाहर निकल कर आ गया था। सारा कसूर मेरा ही था, सारी गलती मेरे अकेले की ही थी। काश मैं उस समय रिया की बात सुन लेता तो रिया आज मेरी पत्नी होती। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया था, इसीलिए शायद भगवान ने उसे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छा जीवन साथी का साथ दे दिया था। मेरे पास पछताने के अलावा अब कुछ भी नहीं था। और वैसे भी मेरे जैसे बेवकूफ़ की सज़ा यही होती है जो काश के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। दोस्तों, कभी भी आप कोई भी चीज़ें बिना जाने समझे ना करें और कभी भी काश पे ज़िंदगी मत करें। जिसकी भी बात है आप पहले सुन लें फिर ही अपना कोई भी फैसला करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।